असिस्टेंट अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की मेरी 300 रुपए महीने की नौकरी लग गई, और वो 300 रुपए महीने की नौकरी करता था, एक दिन छुट्टी होने से 10 रुपए काट लेते थे। तो वो करके मैं घर में हाथ बटाने लग गया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही लंच में घर आया नौकरी करते हुए, तो फादर ने एक कागज का टुकड़ा दिया मुझे, बोले देख इसमें तेरे मतलब का कुछ छपा है। तो मैं बोला क्या छपा डैडी? बोले देख देख तेरे काम का है। मैंने देखा तो उसमें लिखा था रंगमंडल में अभिनेताओं की जरूरत। तो मैं बोला ठीक है इसको मैं भरूंगा। तो मैंने भर दिया उसका फॉर्म कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री 2000 में छैया भुइयां से स्टार्ट हुई सतीश भैया की। हालांकि उसका प्रस्ताव भी आया था मुझे, पर उसके पहले सतीश भैया के पहले जो है 2 लोग और मेरे पास में आए थे। तो वो 2 लोग सिनेमा के लिए आए थे, पर वो दोनों ठग निकले और मुझे ठग के चले गए। ठगा हुआ बैठा था, अभी एक हफ्ता हुआ था, फिर सतीश भैया आ गए। तो सतीश भैया आए तो मैं बोला नहीं नहीं यो सब फिल्म वाले सब ठगते हैं ऐसे करके। लोकल ऑडियंस को अगर सिनेमा देखना है, छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना है, तो जो शहरी आदमी उसको तो कोई दिक्कत नहीं। जो गांव में रहता है 50 किलोमीटर दूर से बस पकड़ के सवेरे निकलता है, वो उसको रायपुर आना है, प्रभात टकी या शाम टकी जाना है, सवेरे जो है 9 बजे 8 बजे वो घर से निकलता है, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ के लाइन में खड़ा होकर टिकट खरीदेगा, उसके बाद पिक्चर देखने घुसेगा, फिर इंटरवल में निकलेगा, समोसा खाएगा, फिर घुसेगा, पिक्चर खत्म होगी, फिर निकलेगा, चाय पिएगा, फिर घुस जाता है, क्योंकि वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आया है। उसको लगता है अब आया तो पूरा वसूली करके जाऊं, अच्छे से देख के जाऊं, एंजॉय करके जाऊं। रात हो जाती है, फिर रात को अपने घर जाता है, फिर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रात के 9 बजे घर पहुंचता है। मतलब सिनेमा उसके लिए देखना मतलब एक टॉर्चर वाला काम हो गया। भोपाल जाने के बाद मुझे थिएटर क्या होता है, नाटक क्या होता है, वो समझ में आया कि किस तरह हर डिपार्टमेंट में काम किया जाता है, कॉस्टिंग में, कॉस्ट्यूम में, क्राफ्ट में, हर चीज में ध्यान दिया जाता है। तो वो वहां से जो मैं लेके आया, फिर मैंने भिलाई में अपना एक ड्रामा ग्रुप भी फॉर्म किया रंगदर्शनी के नाम से, और 40-45 नाटक डायरेक्ट भी किए, पूरे देश भर में घूमे, हजारों पुरस्कार जीते। पर मुझे एक टाइम के बाद बहुत जल्दी ये एहसास होने लगा कि इंडस्ट्री मेरे लिए थोड़ी सी लेट है, मैं थोड़ा-सा एज बॉर्डर में आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो बहुत ज़्यादा हीरो के लेवल में और मैंने बहुत जल्दी डिसीज़न ले लिया, और मैंने बोला कि नहीं अब मैं थोड़ा-सा कैटेगरी चेंज करता हूँ। तो फिर मैंने क्षमानिधि मिश्रा जी एक फ़िल्म बना रहे थे भांवर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमको एज़ एन विलेन लॉन्च करना चाहता हूँ, तुम करोगे विलेन? मैं बोला बिल्कुल करूँगा, मैं तो सोच ही रहा हूँ कि मुझे ट्रैक चेंज करना है। झन मापला में मुझे ट्रक के पीछे बंध के रगड़ के जाना था, तो उसके लिए भी स्पेशली डुप्लीकेट आया था। बट हुँ। वो डुप्लीकेट भी घबरा रहा था कि ट्रक वाला लोकल है, पता नहीं मुंबई का तो है नहीं, कैसा चलाएगा, क्योंकि मुंबई से आया था वो, जी। पता नहीं कैसा चलाएगा। मैं तो वो जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने मुझे बोला कि अभी आपको बांधेंगे और ट्रक के पीछे रगड़ेंगे। अब मैं तो पैशनेट आदमी, मैं बोला हाँ बांधो। तो आप झन मापला में वो सीन देख सकते हैं। ओ तेरी जो है यहीं बनी है बोरी। छत्तीसगढ़ी में डब नहीं, है कि? नहीं, नहीं, पूरा जो है हिंदी में और छत्तीसगढ़ी दोनों लैंग्वेज में शूट हुआ है उसका। अच्छा। और वो भी जो है पूरा पैन इंडिया से पूरा देश भर में रिलीज़ होगी। जी। हो सकता है अभी वर्ल्ड वाइड का भी प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी वाह! रिलीज़ हो। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म है। और ओ तेरी के बारे में मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं एल्सा घोष जी, उन्होंने डायरेक्ट किया उसको, और सरप्राइज़ हूँ मैं उनके टैलेंट को देख के, कमाल काम किया। मतलब मैं तो उनको एज़ एन एक्ट्रेस ही जान रहा था ना। साथियों नमस्कार। आज हमारे ज़ेड स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध फ़िल्म कलाकार, अभिनेता, रंगकर्मी रजनीश झांझी जी। मैं रजनीश झांझी जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। रजनीश झांझी जी ने छत्तीसगढ़ में फ़िल्म अभिनय के पहले थिएटर बहुत किए, और मध्य प्रदेश में भी आपने थिएटर में काफ़ी काम किया। अभिनय का आपको लंबा अनुभव है, और थिएटर के साथ-साथ फिर फ़िल्मों में आपका आना हुआ, और सुपर डुपर हिट फ़िल्मों में आपने अभिनय किया है। छत्तीसगढ़ की सुपर हिट फ़िल्मों में, और हिंदी फ़िल्मों में भी, और भोजपुरी फ़िल्मों में भी। तो रजनीश झांझी जी एक छत्तीसगढ़ के जाना-पहचाना अभिनेता हैं। आज हम उनसे कुछ अंतरंग बातें करेंगे। तो रजनीश जी, आपका जन्म भिलाई में हुआ। जी। आप बचपन से फ़िल्मों में और अभिनय के प्रति आपकी रुचि थी। तो ये रंग की कर्म की ओर, मतलब थिएटर की ओर जाने की यात्रा कैसे शुरू हुई? जब बहुत छोटा था मेरे घर में ही नाटकों की रिहर्सल हुआ करती थी। मैं एक्चुअली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ कला क्षेत्र में। मेरे नाना जी बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे। उनके ब्रदर जो है पारसी थिएटर के ज़माने में जो है थिएटर किया करते थे। जी। वहाँ से मेरी माँ के अंदर आया, वो भी ऑलराउंडर आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस भी थी, डायरेक्टर भी थी, साहित्यकारा। बेसिकली साहित्य उनका फ़ील्ड था। वहाँ से फिर मैं वो शादी होके माँ पिताजी भिलाई पहुँचे, और भिलाई में ही मेरा जन्म हुआ, और घर में ही नाटकों की रिहर्सल हुआ करती थी। तो हम लोग 4 भाई, मतलब मेरे ऊपर 4 बहनें, मैं इकलौता भाई था। तो बाकी सब तो अपने काम में रहते थे। मैं नाटकों की रिहर्सल जो चलती थी उसको बचपन से छोटा था, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, मैं देखता रहता था।
तो जो भी कोई बचपन का कोई कैरेक्टर हो, छोटे बच्चों का कोई रोल हो, तो मुझे मार के भेजते, जा जाके वहां पे एक डायलॉग बोल। तो मैं चले जाता था और जी, जी। जाके डायलॉग बोल देता था। तो बोलते थे, अरे ये तो गोटू मोटू बड़ा स्मार्ट है, तुरंत डायलॉग बोल देता है। तो 3.5-4 साल की उम्र में मेरा जो है पहले नाटक का मंचन चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में हो गया। उस टाइम में ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन जो शिमला में आज भी होता है, जी, वो साल उसका पहला था। तो उस वक्त उन लोगों ने नवंबर में उसका जो है कंपटीशन का डेट, पहला साल था, वो भी अभी मतलब प्रोसेस में ही थे। तो नवंबर में रख दिया था। नवंबर में शिमला में बहुत बर्फ गिर गई, तो उन लोगों ने उसको शिफ्ट किया चंडीगढ़ में। तो मम्मी पापा की भी जो है ड्रामा टीम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही थी, तो वो फिर शिमला की जगह चंडीगढ़ पहुंचे। तो वहाँ टैगोर थिएटर में मेरा जो है विजय तेंदुलकर साहब का नाटक था कायर, उसमें जो बाल कलाकार का रोल मैंने किया था, वहां से मेरी शुरुआत हो गई। तो फिर स्कूल चलता रहा, स्कूल में भी थिएटर करते रहे। सुब्रत दादा भी आते थे हमारे यहाँ, सुब्रत बोस जी, स्वर्गीय सुब्रत बोस दादा जो है, उनसे भी बहुत सीखने मिला। वो स्कूल में हमारे नाटक कराने आते थे, उसमें भी हम काम करते रहे। फिर कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज में भी करते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो चूंकि चार बहन का सबसे छोटा भाई था, मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं बैंगलोर जाऊं, जाके कंप्यूटर कोर्स करूं, क्योंकि इंडिया में तभी तभी कंप्यूटर आया था, जी, मोबाइल का जमाना नहीं था। तो घर में बोले कि नहीं, तुम चार बहनों के भाई हो, थोड़ा सा काम धाम करो और घर में हाथ बटाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो ग्रेजुएशन का मैंने ऐसे मार्कशीट ली अपनी, और लेके बाहर एक जन थे, उनके साथ बैठ के इंडस्ट्री एरिया चला गया, और वहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की मेरी 300 रुपये महीने की नौकरी लग गई। और वो 300 रुपये महीने की नौकरी करता था, एक दिन छुट्टी होने से 10 रुपये काट लेते थे। तो वो करके मैं घर में हाथ बटाने लग गया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही लंच में घर आया नौकरी करते हुए, तो फादर ने एक कागज का टुकड़ा दिया मुझे, बोले देख, इसमें तेरे मतलब का कुछ छपा है। तो मैं बोला, क्या छपा डैडी? बोले देख देख, तेरे काम का है। मैंने देखा तो उसमें लिखा था, रंगमंडल में अभिनेताओं की जरूरत। वाह! तो मैंने बोला ठीक है, इसको मैं भरूंगा। तो मैंने भर दिया उसका फॉर्म। और किस्मत मेरी ऐसी रही कि 5,000 से ज्यादा लोग वहां आए थे। वो 5,000 में से उन लोगों ने कहाँ हुआ था ये? ये भोपाल रंगमंडल में हुआ था, भारत अच्छा, भवन में। जी। तो उस टाइम छत्तीसगढ़ बना नहीं था, अविभाजित मध्य प्रदेश था वो। तो वो वहां पे गए हम लोग, तो वहां पे 5,000 से ज्यादा लोगों में से 50 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो 50 लोगों में मैं भी चला गया। उस 50 लोगों में से उनको 6 एक्टर और 4 एक्ट्रेस चाहिए थी। तो खुशकिस्मती से वो 6 लोगों में मैं भी सिलेक्ट हो गया। वाह! और वहां जाने के बाद 3 साल मैं दुनिया के जितने बड़े टॉप लेवल के थिएटर डायरेक्टर हैं, सबके साथ बैठ के मुझे काम करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा रंग अनुभव हुआ। जर्मनी के फ्रिट्ज बेनेविट्स, फ्रांस के जॉर्ज लवादो, बैरी जॉन, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, शंकर शौजाल, मोपा मोंटांगा जो जाम्बिया से आते थे, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम करने का अनुभव मिला। बाबा कारण साहब तो थे ही हमारे गुरु। एक कार मेरी जिज्ञासा है, जी। जो विदेशी निर्देशकों के नाम आप बता रहे हैं, जी। तो क्या वो सब भोपाल में आते थे और यहाँ हिंदी नाटक करते थे या अपनी भाषा का? नहीं, कैसा? वो हिंदी नाटक करते थे, पर साथ में उनके इंटरप्रेटर रहता था एक तो, अच्छा, अच्छा। जो भाषा अनुवाद करने वाला व्यक्ति। और वो मतलब पूरा दौरा लेके आते थे। वो एनएसडी भी जाते थे, अच्छा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, फिर रंगमंडल भी आते थे, फिर रतन थियाम जी के मणिपुर भी जाते थे, उनकी जो कोरस रेपेट्री है। ऐसे करके वो पूरे देश की जो बड़ी रेपेट्री से 4-5 हुँ, उनमें जाके वो काम करते थे, उसके बाद वापस अपने देश जाते थे। तो फ्रिट्ज बेनेविट्स के साथ में मेरे को काम करने का अच्छा अनुभव रहा। थ्री पेनी ओपेरा, उन्होंने एक बहुत बड़ा नाटक डायरेक्ट किया था, उसमें 11-12 कैरेक्टर में अलग अलग कर रहा था। वाह! तो वो और सघन जिसको बोलते हैं रंगमंच जो होता है, वो वहां जाने के बाद एक अलग टेम्परामेंट आया। स्कूल कॉलेज में कर रहे थे, अमेचर थिएटर यहाँ पे कर रहे थे, पर वहां जाने के बाद जो मास्क मेकिंग होता है, मेकअप होता है, थिएटर के जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, स्टेज सेटिंग होती है, पोस्टर डिजाइनिंग होती है, रंगदर्शनी किसको बोला जाता है, ये सारी चीजें वहां जाने के बाद समझ में आई। अब वो दौर चल ही रहा था, तभी हमारे पिता का जो है यहाँ पे भिलाई में हत्या हो गई थी। ओह! हाँ, वो कौन मारा, क्यों मारा, आज तक पता नहीं चला। बट वो हत्या हो गई। तो चूंकि मैं इकलौता पुरुष था घर का, और मेरी 3 बहनों की शादी मेरे पिताजी कर चुके थे, एक बहन अनमैरिड बची थी। तो मैं फिर वहाँ से वापस आया, माँ को बोला कि मेरा तो वहाँ बतौर अभिनेता मेरा जॉब है ही है, तो आप मेरे साथ चलो। माँ बोली मात्र नहीं। 19-20 साल की उम्र में शॉकिंग न्यूज़ मिला हाँ, आपको, 19-20 साल की उम्र में पिताजी मैं की तो, हत्या हो गई जी हो। जी, मैं बहुत टीनेज था। और जब उस टाइम तो ट्रंक कॉल आता था, ट्रंक कॉल आया रंगमंडल के ऑफिस में, भारत भवन में।
मुझे बोले आपका फ़ोन आया है। मैं जाके बोला हेलो, तो बोले आपके फ़ादर का ऐसा-ऐसा हो गया है। ओह! मैं तो वहीं गिर गया था बेहोश होके। वो ऐसी स्थिति थी। ख़ैर जो भी है ईश्वर को जो मंज़ूर था, मैं यहाँ आ गया, मेरे सर में पगड़ी बाँध दी गई और मैंने फिर परिवार की जवाबदारी सँभाल ली। फिर प्राइवेट नौकरी करने लगा क्योंकि माँ जाने को तैयार नहीं थी मेरे साथ भोपाल। बोले तुम्हारे पापा मुझे यहाँ लेके आए हैं, तो मैं यहीं से अब जाऊँगी और कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है फिर। तो प्राइवेट नौकरी कुछ दिन ढूँढा मैंने, वहाँ से आने के बाद तो मेरे को काम नहीं मिला। मैं बोला रंगमंडल में उस टाइम अशोक वाजपेयी जी संस्कृति मंत्री थे और जी, जी। इंचार्ज भी थे भारत भवन के, तो अशोक वाजपेयी जी का पत्र आया। उस टाइम चिट्ठी ज़्यादा होती थी, मोबाइल का ज़माना तो था नहीं। तो उनका पत्र आया कि तुम्हारा पद सुरक्षित है, कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने बोला ये अशोक वाजपेयी जी इतने बड़े संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश के, उनका पत्र आया है, तो मैं चले जाता हूँ, जाके ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो काम नहीं है तो वहाँ से पैसे भेजूँगा। तो बड़ा मन मार के माँ ने बोला ठीक है, जाओ। पर वहाँ मैं ज़्यादा समय रह नहीं पाया, 3-4 महीना ही रहा। और मुझे समझ में आ गया कि मेरी एक अनमैरिड बहन और माँ जो है यहाँ पे है, तो मैं जवाबदारी सँभालनी पड़ेगी मुझे। फिर वापस आ गया, कुछ समय मैंने फिर प्राइवेट नौकरी ढूँढी, एक नौकरी पाया मैंने, साबुन, तेल सब बेचा, सेल्समैन बन गया, ऑटो रिक्शा चला के ड्राइवर भी बन गया मैं, सब काम कर लिया। उसके बाद इस बीच में बतौर कलाकार मुझे भिलाई इस्पात संयंत्र ने जो है नौकरी दी और फिर मेरी जो है गाड़ी थोड़ी-सी चल पड़ी। रंगमंच तो चल ही रहा था, रंगमंच मैं छोड़ नहीं सकता था। मेरा ड्यूटी का टाइम 9 बजे का था, मैं सवेरे साढ़े 8 बजे तक, सवेरे साढ़े 3 बजे से उठ के रिहर्सल करवाता था एक नाटक की। लंच में आता था 2 घंटे के लिए, फिर दूसरे नाटक की रिहर्सल करता था। फिर जॉब से वापस आता था रात को 8 बजे से, फिर तीसरे नाटक की रिहर्सल। मतलब इतना धुआँधार थिएटर किया कि मतलब होश ही नहीं था, एक टेढ़ा खीला भी नहीं फेंकते थे। मंच में झाड़ू मारना चाहे कुछ करना, इतनी कमिटमेंट थी, क्योंकि उसी में अच्छा लगता था, उसी में आनंद आता था। भिलाई से भोपाल जब आप गए, जी, भोपाल में तो रंगमंच का बहुत अच्छा माहौल था, जी। भारत भवन भी हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। भिलाई में माहौल अच्छा था? नहीं यहाँ आपको मिल रहा था काम? ना भिलाई में भिलाई भिलाई एकदम ड्राई प्लेस है इस मामले में, मैं जी, ये मानता हूँ। हालाँकि थिएटर हो रहा था यहाँ पे भी, अमेचर थिएटर हो रहा था, पर वो टिपिकल सिम्बॉलिक नाटक होते थे इस तरह से, उस तरह बहुत ज़्यादा पका हुआ थिएटर नहीं होता था। कुछ पुराने लोग थे जो थिएटर क्लब के ज़माने में, जैसे हमारी माता जी थी और भी 2-3 पुराने रंगकर्मी थे, आईपी कपूर साहब, जीपी शर्मा जी ऐसे पुराने रंगकर्मी थे। ये लोग थोड़े से बड़े नाटक करते थे, बाकी नॉर्मल लोग सब ऐसे ही सिम्बॉलिक नाटक इस तरह से ही करते थे, वैसा नाटक होता नहीं था। भोपाल जाने के बाद मुझे थिएटर क्या होता है, नाटक क्या होता है, वो समझ में आया कि किस तरह हर डिपार्टमेंट में काम किया जाता है, कॉस्ट्यूम में, क्राफ्ट में, हर चीज़ में ध्यान दिया जाता है। तो वो वहाँ से जो मैं लेके आया, फिर मैंने भिलाई में अपना एक ड्रामा ग्रुप भी फ़ॉर्म किया रंगदर्शनी के नाम से, और 40-45 नाटक डायरेक्ट भी किए। पूरे देश भर में घूमे, हज़ारों पुरस्कार जीते। और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने मेरे को फेलोशिप भी दी। मैंने रंग संगीत पंडवानी पे एक शोध किया था कि पंडवानी जो है स्पीचिकल ज़्यादा होता है और रंगमंच का संगीत भी स्पीच ज़्यादा होती है। जी, तो मैंने देखा कि रंग अगर पंडवानी को इसमें यूज़ किया जाए रंग संगीत में, तो एक लोक कला का जो है संरक्षण भी होगा और एक अच्छा उपयोग भी हो सकता है। तो ये एक शोध मैंने बनाया था। उसमें तीजन भाई जी ने भी मेरे को बहुत सहयोग किया था। उन्होंने मेरे को पंडवानी की विशेषताएँ भी बताई थी। बहुत सारी मेरे को अलग-अलग जो विधा होती है, वेदमती शाखा होती है, कापालिक होता है, जो अलग-अलग विधा होती है पंडवानी की, वो बताया। बहुत सारी चीज़ें दी, फिर लास्ट में एक चिट्ठी भी दी कि तुम बहुत अच्छे से समझे। एक उन्होंने एक चिट्ठी बनवा के दी थी मुझे। वो सब मैंने पुट अप किया था, तो मुझे फेलोशिप मिली 2 साल की। वो 2 साल की फेलोशिप से मुझे सहारा मिला, क्योंकि जब मैं बीएसपी भी जॉइन किया था तो ट्रेनिंग में था साढ़े 3 साल। तो बहुत ज़्यादा पैसा तो मिलता नहीं था स्टाइपेंड, उससे मैं अपने घर को कैसे मैनेज करता। तो वो फेलोशिप आने से थोड़ा-सा मैनेज हो गया। फिर मैंने आर्ट-वार्ट का और भी कुछ-कुछ मैंने मास्क-वास्क बना के सेल करने लगा। भिलाई जैसी ड्राई प्लेस में 990 के टाइम में मैंने जो है 50-60 थाउज़ेंड के मैंने जो है मास्क बना के सेल कर दिए। वाह! क्योंकि मेरे को वही काम आता था, मैं वही कर सकता था। फिर जो है आकाशवाणी का दौर भी चालू हुआ, फिर आकाशवाणी गया, सैकड़ों नाटक आकाशवाणी से भी किए मैंने। मिर्ज़ा मसूद साहब ने मेरे को बुलाया था और फिर वहाँ से चालू हुआ आकाशवाणी आप का एक दौर। हिंदी बेल्ट से आए हुए हैं, जी, लेकिन आपने लोरिक चंदा प्रेमचंद अय्यर जी की जो जी। बहुत बड़ी कहानी है और छत्तीसगढ़ी मूल की, उसको भी आपने लंबे समय तक किया। हाँ, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति आपकी रुचि या आपका
जो रुझान हुआ और कैसे आपने उसको सीखा और मैनेज किया? मैं सबसे पहले तो भिलाई में ही मैं पैदा हुआ। हालाँकि जी, भिलाई में उतना जैसा पुरानी सिटीज़ में जैसा माहौल है छत्तीसगढ़ी जी, भाषा का, जी, वैसा बनी-बनाई मैंने बनाई हुई सिटी में नहीं है। भिलाई एक स्थापित किया हुआ जी, शहर है। बिल्कुल। नवा गाँव था, उसको भिलाई बना दिया गया। जी, जी, जैसे रायपुर पुरानी सिटी है, दुर्ग पुरानी सिटी है। वैसा भिलाई में कल्चर नहीं था, अलग-अलग भाषा-भाषी लोग थे। वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को पिक अप करना थोड़ा-सा टफ था। बिल्कुल। बट फिर मैं वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनके साथ जानबूझ के उठता-बैठता था। घर में काम करने वाले जो दूसरे वर्कर्स आते थे, वो भी लोकल लोग थे, तो उनसे उठता-बैठता था। कोई पुताई करने आया है, उसके साथ बैठता था। जी, कोई जो है घर के सर्वेंट थे, उन लोग से भी बात करता था, उन लोग लैंग्वेज बोलते थे। तो ऐसे करके पिकअप लेता था, पर बेसिकली करते-करते ही ज़्यादा सीखा मैंने, जी। ये है। और प्रेम चंद्राकर जी ने मेरे को सबसे पहले कैमरे का सामना करवाया। मैं आरुख चंदा करके 7 एपिसोड रायपुर दूरदर्शन के लिए मैं आरूक उन्होंने चंदा। बनाया था, उसमें लोरी का कैरेक्टर मैंने किया, तो वहाँ से मेरी जर्नी, मैंने कैमरे वाली जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। हालाँकि तब संतोष तक छत्तीसगढ़ी भाषा में पकड़ अच्छी हो गई थी। थोड़ी भई कच्चा ही था मैं, अच्छा, बहुत पक्का नहीं था, पर मैंने पकड़ना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं प्रेम चंद्राकर जी के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर गड़बड़ किया तो बत्ती पड़ेगी मेरे जम के, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से लोकल जी, कल्चर को अच्छे से जानते हैं, और उनके साथ भी पीढ़ियों का अनुभव है। जी, जी, तो एक ठेठ लोकल प्रोडक्शन हाउस के साथ में पहला काम करने जा रहा हूँ, और कच्ची तैयारी के साथ में जाऊँगा, तो निश्चित रूप से मेरा उस तरह का मान-सम्मान नहीं होगा, तो मुझे अपने मान-सम्मान की बड़ी चिंता रहती है। वो इसलिए रहती है कि मुझे काम अपना अच्छा करना है, मेरा काम किसी को खराब ना लगे। बिल्कुल। तो वो जो है एक अनुभव रहा। उसके बाद रायपुर दूरदर्शन में और भी मैंने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ भी की, ताल पाषाण की, उजियार की, और भी कुछ-कुछ की वो उस टाइम में, जी, 90s का दौर था वो। 2000 में छॉलीवुड बोलते हैं आज की तारीख में। हालाँकि छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री 2000 में छैया-भुइयाँ से स्टार्ट हुई सतीश भैया की। हालाँकि उसका प्रस्ताव भी आया था मुझे, पर उसके पहले सतीश भैया के पहले जो है 2 लोग और मेरे पास में आए थे। तो वो 2 लोग सिनेमा के लिए आए थे, पर वो दोनों ठग निकले और मुझे ठग के चले गए। म्यारू चंदा का मेरे पास उस टाइम वीसीआर का ज़माना था। जी, वीसीआर की कैसेट थी मेरे पास, उसमें सातों एपिसोड थे, वो मेरी धरोहर थी। तो वो बोले, आपको दिल्ली दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बन रहा है, उसमें एक रोल करना है आपको, पर आपका कुछ काम देखना है। तो नए-नए थे, क्रेज़ी थे, उठा के दे दिया, वो लेके गायब हो गए। ओह! वो ठगा हुआ बैठा था, अभी 1 हफ्ता हुआ तो फिर सतीश भी आ गए। तो सतीश भी आया तो मैं बोला, नहीं, नहीं, ये सब फ़िल्म वाले सब ठगते हैं, ऐसे करके मैंने सीधा-सीधा डिनाई कर दिया था उसको। बाद में बड़ा अफ़सोस हुआ, मुझे आज भी अफ़सोस होता है कि नहीं, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, और सतीश भैया का जुनून मैंने पहली फ़िल्म से ही देख लिया, और मैं उनका मुरीद हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट फ़िल्म झन भूलो मापला उन्होंने बनाई, तो मुझे बुलाया। हालाँकि उसके पहले संतोष जैन जी, हीरा फ़िल्म्स वाले, उन्होंने मुझे जय बमलेश्वरी मियाँ, जब छैया भुइयाँ सुपरहिट हो गई, जी, तो बहुत सारी फ़िल्में मार्केट में आई, जिसमें म्यारू भौजी और जय बमलेश्वरी मियाँ मार्केट में सबसे पहले आई। सुंदरानी जी की म्यारू भौजी, और हीरा फ़िल्म्स की जय बमलेश्वरी मियाँ। तो जय बमलेश्वरी मियाँ में उन्होंने फिर मुझे बतौर हीरो ब्रेक दिया। तो संतोष जैन जी, कैसी रही उस फ़िल्म की मतलब रिज़ल्ट कैसा रहा उसका? हाँ, फ़िल्म का अच्छा रिज़ल्ट रहा। संयुक्त रूप से जो है भिलाई में तो 50 दिन की थी फ़िल्म ने। अच्छा, बाकी छैया-भुइयाँ का रेंज नहीं पकड़ पाई। पर ये है कि फ़िल्म सफल रही थी वो भी। म्यारू भौजी बनी, वो भी सफल रही थी। बहुत ज़बरदस्त मार्केट उठ गया था। छैया-भुइयाँ से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। इसके लिए पूरा क्रेडिट सतीश जैन जी को जाता है, जी, जी, और उनको हमेशा सैल्यूट, ये है। तो फिर वो चलता रहा, फिर शुरू हो गया। पर मुझे एक टाइम के बाद बहुत जल्दी ये एहसास होने लगा कि इंडस्ट्री मेरे लिए थोड़ी-सी लेट है। मैं थोड़ा-सा एज बॉर्डर में आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो बहुत ज़्यादा हीरो के लेवल में, हालाँकि आजकल 50-60 साल की उम्र तक हीरो के लेवल में चिपके रहते हैं एक्टर्स। पर मैंने बहुत जल्दी डिसीज़न ले लिया, और मैंने बोला कि नहीं, अब मैं थोड़ा-सा कैटेगरी चेंज करता हूँ। मैं विलेन में आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी गाड़ी चल भी नहीं रही थी, क्योंकि रायपुर सेंटर था। जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आते थे, वो रायपुर में ही आके स्टेबल करते थे, जी, और जी, यहीं से उनका सब होता था। मैं भिलाई में रहता था, तो 40 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा थी उस वक़्त। वो भिलाई तक पहुँच ही नहीं पाते थे। यहीं-यहीं सब कुछ हो जाता था, तो मैं वहीं बैठा रह जाता था। तो आप कितना भी थिएटर कर लो, कितना स्किल्ड हो जाओ, पर जब तक आप संपर्क में नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है लोगों के, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा नुकसान उठाना ही पड़ता है। वो नुकसान मैं उठा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अब ट्रैक चेंज कर देता हूँ। कहीं न कहीं मेरे को मुझे जो गति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने, छावानिधि मिश्रा जी एक फ़िल्म बना रहे थे, भांवर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमको एज़ एन विलेन लॉन्च करना चाहता हूँ। तुम करोगे विलेन? मैं बोला, बिल्कुल करूँगा, मैं तो सोच ही रहा हूँ कि मुझे ट्रैक चेंज करना है। तो भावर भी बहुत अच्छी सक्सेस रही, वो भी 50 डेज़ की थी। अच्छी फ़िल्म थी। अनुज शर्मा जी जो है उसमें हीरो थे, प्रकाश अवस्थी जी हीरो थे। अब मैं उसमें मेन विलेन था। तो वो फिर भावर हुई, फिर ऐसे करते-करते अभी तो 148 फ़िल्म हो गई। बीच में जो है भोजपुरी का दौर भी चालू हुआ। यहाँ पे एक डायरेक्टर आए थे, रवि सिन्हा जी।
वो एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, अलख राय जी की फिल्म थी, बैरी सजन, बैरी के मया, बैरी के मया एक फिल्म थी उनकी। और वो जो है छत्तीसगढ़ी में बन रही थी, बैरी के मया। और ऐलान दूसरे नाम से भोजपुरी में भी बन रही थी वो, हमरे नामे जीला ही लेला, इस नाम से वो भोजपुरी में बन रही थी। तो छत्तीसगढ़ी वर्षन को प्रेमचंद राकर जी डायरेक्ट कर रहे थे, भोजपुरी वर्षन को जो है रवि सिन्हा जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो वो आए यहाँ पे, उन्होंने जब डायरेक्ट किया, उन्होंने मेरा काम देखा, उनको पसंद आया। तो फिर उन्होंने मुंबई जाके एक फिल्म बनाई, ऐलान जंग। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, ऐलान जंग में मुझे मेन विलन का काम दिया। तो फिर धीरे से भोजपुरी का भी काम चालू हुआ। फिर भी वो पिकअप नहीं आ रहा था। फिर एक फिल्म बनी, दिल लगी लुढ़निया वाली, भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, राजेश पप्पू जी। उनका उनके बैनर से एक फिल्म बन रही थी, दिल लगी लुढ़निया वाली, जिसमें खेसारी लाल यादव जी हीरो थे, और वो उनकी दूसरी फिल्म थी। और जो है फिर उसमें मुझे शशि मोहन जी जो है वो भी उसमें हीरो का काम कर रहे थे। भोजपुरी पिक्चरों में भाषाई दिक्कत नहीं आई आपको, तो डायलॉग डिलीवरी में? शुरू में तो होता ही है। कि डबिंग किसी और से कराई, नहीं आप ही की डबिंग नहीं, हुई? डबिंग मैंने खुद की। शुरू में एक दो फिल्में दूसरों से उन्होंने डबिंग करा ली, फिर उनको भी समझ में आ गया। नहीं, सबका अपना एक टेम्पो होता है, एक रिदम होता है। तो एक्टर को अपनी डबिंग तो खुद ही करना चाहिए, दूसरा करता है तो कहीं ना कहीं उसका जी, जी। लॉस होता ही है। और जो है भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी दो बहनें हैं, समझ लीजिए, दोनों भाषा। अच्छा। कई शब्द तो सेम है, बस छत्तीसगढ़ी जैसे ऐसे सीधा जाती है, तो भोजपुरी में ऐसा थोड़ा सा पलट के बोलते हैं। तो बस वही थोड़ा सा फर्क है। तो शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी, फिर वो आराम से पकड़ में आने लगी चीजें। और अब तो भोजपुरी की भी मेरी हाफ सेंचुरी से ज्यादा हो गई हैं फिल्में। वाह! तो भोजपुरी फ़िल्में भी कर रहे हैं और आप छत्तीसगढ़ी भी करते रहे। हाँ हिंदी फ़िल्मों में भी आपने किया? जी, हिंदी भी किया मैंने। एक मेरी पहली हिंदी फिल्म थी वर्दी वाला गुंडा, जिसमें दिनेश लाल निरहुआ जी जो है नायक थे। अच्छा। तो वो फ़िल्म जो है पहली हिंदी फ़िल्म थी मेरी। बाद में और भी मैंने फ़िल्में की, शॉर्ट मूवी भी की हिंदी की। अभी ओ तेरी लेटेस्ट की है हिंदी में। और एक अच्छा, अच्छा, मैं यही रामायण। जिज्ञासा कर रहा हुँ। था मेरी, कि यहाँ भी हिंदी फ़िल्में बन रही हैं रंजीत जी? यहाँ भी बन रही हैं, पर जैसे ओ तेरी जो बनी है वो जी, ओ तेरी जो है यहीं बनी है। छत्तीसगढ़ी में डब नहीं, है कि? नहीं, नहीं, पूरा जो है हिंदी में और छत्तीसगढ़ी दोनों लैंग्वेज में शूट हुआ है उसका। अच्छा। और वो भी जो है पूरा पैन इंडिया से पूरा देश भर में रिलीज़ होगी। जी। हो सकता है अभी वर्ल्ड वाइड का भी प्लान कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी वाह! रिलीज़ हो। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म है। और ओ तेरी के बारे में मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ की सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं एल्सा घोष जी, उन्होंने डायरेक्ट किया उसको। और सरप्राइज़ हूँ मैं उनका टैलेंट को देख के, कमाल काम किया। मतलब मैं तो उनको एज़ एन एक्ट्रेस ही जान रहा था ना, बट जब एज़ एन डायरेक्टर मैं उनके साथ, मतलब वो जब एज़ एन डायरेक्टर एक फ़िल्म बना रही थी और मुझे बुलाया, तो कई लोगों ने मुझे बोला, "भई अरे! एकदम नए डायरेक्टर हैं, कैसे आप जा रहे हैं?" तो मैं बोला, "नहीं, कहीं न कहीं तो इंसान पहली बार डायरेक्ट करता ही है फ़िल्म, तो वो भी कर रही हैं, तो देखते हैं।" पर मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना पूरी तैयारी के साथ होमवर्क करके आई हैं। और मुझे उस फ़िल्म में, ओह तेरी में काम करके जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो अभी तक की मेरी पीछे की, मतलब ओ तेरी मेरी 148वीं फ़िल्म है। ये रिलीज़ हो गई कि होने नहीं, वाली? होनी है, इसी साल रिलीज़ हो जाएगी। उसके पहले की 147 फ़िल्म का मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, और ओ तेरी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। वाह! क्योंकि उनका काम करने की टेक्निक भी बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल एडिट शूट किया उन्होंने, एक भी फालतू फुटेज जो बोलते हैं ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टर्स मास्टर काट लेते हैं, उसके बाद फिर क्लोज़ काट लेते हैं, यहाँ से भी एक ले लेते हैं, वहाँ से भी। बहुत सारा फुटेज इकट्ठा कर लेते हैं ताकि एडिट के टाइम में उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। और उनको माल मिले कुछ एडिट करके डालने के लिए। पर ये तो इतना थारो प्लान करके आई हुई थी कि जो एडिट करने के बाद लगना है, वो ही शूट किया उन्होंने। एक भी एक्स्ट्रा शूट नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने 4 दिन पहले अपना शेड्यूल पैकअप कर लिया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, 30 दिन का शेड्यूल बना है तो 35 दिन फ़िल्म चली जाती है, 45 दिन चली जाती है। इन्होंने 22 दिन का शेड्यूल बनाया, 18 दिन में फ़िल्म कंप्लीट कर ली। इसमें आपका रोल कैसा है? बहुत ज़बरदस्त। और नेगेटिव मैं है कि पॉज़िटिव है? नहीं, वो ये इसके पत्ते थोड़े से नहीं जी, खोलूँगा जी, मैं, बिल्कुल। क्योंकि ये एक तो बड़ा प्रोजेक्ट है, और जी, पूरा ऑल इंडिया लेवल में रिलीज़ होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी मोटा-मोटी मैं उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं जमींदार, ठाकुर, रईस आदमी, ये सब कैरेक्टर कर के बड़ा मैं बोर हो चुका था, क्योंकि लगातार उसी तरीके का कहानी बनी। तो वो विलेन जो है वो जमींदार है या ठाकुर है या गाँव का बहुत बड़ा दाऊ है। तो इस तरह का चलता था। पर ओ तेरी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बहुत आनंद आया, मेरा एक अलग रूप देखने के लिए मिलेगा उस फ़िल्म में। आप अभिनय रंगकर्म में करते रहे, रंगमंच में, और निर्देशन भी करते रहे नाटकों का? हाँ, नाटकों का निर्देशन बहुत किया है। फ़िल्मों में आपने फिर ऐसा कोई हाँ, प्रयोग किया? फ़िल्म भी डायरेक्ट की थी मैंने। और जो है छत्तीसगढ़ी में उसको बनाया था गदर मताई के नाम से, और भोजपुरी में गर्दा उड़ादेव के नाम से।
और सब कुछ हो गया था, फिल्म का टोटल काम कंप्लीट हो गया था, सेंसर हो गया, यूएफओ के सेरा सेरा और क्यूब में अपलोड भी हो गई फिल्म। फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में मीटिंग के बाद में प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, हम फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे, बेचेंगे। तो ऐसा कुछ माहौल तो यहाँ अभी है नहीं कि आप फिल्म बना के बेच लें, कोई खरीद ले और खरीद के रिलीज करे। तो वो मामला झूल गया और वो फिल्म कुल मिला के उनकी जीत के आगे झुक गई। उन्होंने और रिलीज़ क्यों नहीं किया? क्या कारण वो बताया? उनको लगा कि अब मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा था उनको कि और चूँकि मेरे एक मित्र थे, वो निर्माता थे फ़िल्म के और पूरा पैसा खुद ही लगाना चाहते थे, तो मैंने ही उनसे कहा कि नहीं, पूरा पैसा मत लगाओ, थोड़ा-सा पार्टनरशिप कर लो, कल को अगर कुछ नुकसान हुआ तो नुकसान बँट जाएगा, तो आपके ऊपर उतना लोड नहीं पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर ली थी, पर कुछ उनका आपसी तालमेल में कुछ इश्यू हो छत्तीसगढ़ी गया। फ़िल्मों के जो निर्माता हैं जी, रंजीत जी, जी। वो आपको निर्देशन के लिए कभी ऑफ़र करते हैं? किए हैं आपने निर्देश? हाँ, मेरे को आज भी मेरे पास बहुत सारे लोग प्रस्ताव लेके आते हैं, पर उनका जो बजट है, उस बजट में मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा विज़न बहुत बड़ा है और मैं जिस दिन काम करूँगा, थोड़ा-सा बड़े विज़न में ही काम करूँगा, बड़े लेवल में ही करूँगा। 20 लाख, 25 लाख की फ़िल्म मैं नहीं बना सकता, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव मुझे आते हैं। लंबे समय तक आप फ़िल्मों में रहे हैं, 25 साल तो छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री को हो जी, गया। जी। तो ऐसा कोई रोमांचक अनुभव आपका रहा हो अभिनय के दौर में, हाँ। जो आपको बहुत ज़्यादा याद आता हो या आपके लिए यादगार हो? हाँ, मैं एक्चुअली बहुत हम कमिटेड था मैं अपने काम के लिए और बहुत पैशनेट भी, मैं बहुत जुनून था मुझे। मैं अपनी पहली फ़िल्म में जो है जय बमलेश्वरी मैया के टाइम में एक सीन में मैं 15 फीट ऊपर से हाथ में तलवार लेके चिल्लाते हुए एक विलेन जो है उसके घर में, उसके घर की छत में चढ़ जाता हूँ, वहाँ से कूदता हूँ नीचे, ये सीन था। जी। तो जहाँ पे शूट हो रहा था वो 15 फीट ऊँचा था और नीचे में सेफ्टी के लिए सिर्फ़ 1 बोरी रेत थी और कुछ खड्डे पड़े हुए थे। तो नॉर्मली ये सब काम डुप्लीकेट करते हैं, बट इतना पैशनेट था, वहाँ से मैं कूद गया। झन मापला में मुझे ट्रक के पीछे बंध के रगड़ के जाना था, तो उसके लिए भी स्पेशली डुप्लीकेट आया था। बट हुँ। वो डुप्लीकेट भी घबरा रहा था कि ट्रक वाला लोकल है, पता नहीं मुंबई का तो है नहीं, कैसा चलाएगा, क्योंकि मुंबई से आया था वो, जी। पता नहीं कैसा चलाएगा। मैं तो वो जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने मुझे बोला कि अभी आपको बाँधेंगे और ट्रक के पीछे रगड़ेंगे। और मैं तो पैशनेट आदमी, मैं बोला हाँ, बाँधो। तो आप झन मापला में वो सीन देख सकते हैं जिसमें ट्रक बाँध के आपने मुझे किया खींच उसको रहा है, ओरिजिनल? ओरिजिनली मैंने किया। और मैं तो उसके बाद भोजपुरी में दिलवाला बनी, जो झन मापला की जो है भोजपुरी वर्ज़न था, सतीश जैन जी ही उसको डायरेक्ट किए थे। उसमें दिलवाला में मेरे को वैसी कुछ सीन था कि उसमें मुझे सूमो में बाँध के रगड़ दिए। और सुमो में बाँध के रगड़ते हुए जा रहा हूँ, तो पहले सीमेंट वाली रोड है, उसमें ऐसा ऊँचा-ऊँचा स्पीड ब्रेकर है और उसके बाद बोल्डर-वोल्डर वाली रोड है, फिर मूरम वाला बड़ा मैदान है गौठान जैसा। वो पूरे में रगड़ रहे हैं। एक्शन मास्टर देख के बड़ा खुश हो गया, उनको दिलीप पठान जी, उनको लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, तो इससे उनकी प्यास और बढ़ गई, तो वो मेरे को बोले जब गाड़ी मुड़ती तो आप घिसटाते-घिसटाते ऐसा लुढ़क के फिर से सीधे भी हो जाना। सब मैंने कर डाला। बाद में मुझे दिलीप पठान जी बोले कि आपको मालूम है, आपने जो किया है इसका कितना पैसा बनता है? मैंने कहा नहीं मालूम। बोले मुंबई में एक्शन डायरेक्टर जो होते हैं, इतना करने के लिए 1 मिनट का 6000 रुपए लेते हैं। और तुमने आधे घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो कितना पैसा तुम्हारा बना? इतना तुमने अपने प्रोड्यूसर का पैसा बचाया है, इसके लिए ओह! तुमको थैंक यू है और एप्रिशिएट भी है ऐसा। लेकिन ये बड़ा जोखिम का काम था बहुत रजनीश जोखिम का जी। काम, मतलब अगर मैं जब मुझे रगड़ रहे थे झनबुलों के टाइम में ट्रक में, वो ट्रक तो इतना स्पीड उसने ट्रक दबाया चलाई थी कि मैं रोड में ऐसा छन, ओह! छन में ऐसा घसीटाते हुए जा रहा था। अगर रोड में एक कीला भी ऐसा सीधा गड़ा हुआ होता, तो मेरा 2 भाग हो सकता था और मेरे को थोड़ा-सा इंजरी हुई भी थी, क्योंकि सेफ्टी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो थी नहीं। एक्शन शॉट में यहाँ पे सेफ्टी की व्यवस्था ज़्यादा नहीं रहती? होती है, पर उस टाइम इंडस्ट्री थोड़ा-सा स्टार्ट का ही जी। टाइम था ना, शुरुआती दौर था इधर इंडस्ट्री का, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर भी सतीश भैया तो बहुत अलर्ट रहते हैं, तो उन्होंने काफ़ी व्यवस्था रखी थी। अब कैसा है यहाँ पे एक्शन शॉट में? अभी बहुत फैसिलिटीज़ हो गई हैं, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डुप्लीकेट्स भी आते हैं, तो कई चीज़ें केबल-एबल यूज़ होता है, तो कई चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। बट ये है कि मैं आज भी दावा करता हूँ कि जो मैं करके निकल गया, इतना पैशनेट होके, अभी कोई हीरो करे। बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि आपके चेहरे की कीमत है, जी। आपके शरीर की कीमत है। हुँ, पर्दे में अगर आप पूरा दिख रहे हैं, हुँ, हुँ। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इतने खतरनाक एक्शन सीन के बाद। जी। अच्छा, ये जो फ़िल्मों का दौर चल रहा है रजनीश जी छत्तीसगढ़ में, इस उद्योग की क्या संभावनाएँ आपको लगती हैं? आप लगातार फ़िल्मों में अभिनय कर रहे हैं तो? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत भड़ास भरी पड़ी है मेरे अंदर भी इस बात को लेकर
कि हम लोग की 25 साल की इंडस्ट्री हो गई है। हालाँकि भले ही 1965 और 1971 में एक-एक फ़िल्म बनी थी, पर इंडस्ट्री विकसित नहीं हुई थी। इंडस्ट्री विकसित हुई 2000 से जी। और 2025 भी आधा निकल गया। 3 बार सरकारें बदली हैं यहाँ पे, पर किसी भी सरकार ने उस तरीके से हमारी इंडस्ट्री को गंभीरता से नहीं लिया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बात ही बात होती रही। कोई बोला कि फ़िल्म विकास निगम बना रहे हैं, बनाते नहीं बनाया, फिर लास्ट में बनाया तो सरकार गिर गई। सरकार गिर गई, उसके बाद दूसरी सरकार आई तो फिर उन्होंने बोला कि जो है हम बनाएँगे फ़िल्म विकास निगम, कुछ नहीं बनाया। फिर बोले कि हम एक जो है रामू जी स्टूडियो टाइप का स्टूडियो बनाएँगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब बड़े खुश हो गए। कुल मिला के स्टूडियो भी नहीं बना। वो कभी बोले ज़मीन आवंटित हो गई, कभी बोले आवंटित ज़मीन कैंसल हो गई, बस यही सब उगालते पकड़ाते रहे। अब तीसरे दौर की सरकार है। अभी भी अब हमको लगने ल अभी फिर से उम्मीद जगी है कि हमको भी सब्सिडी मिले। यूपी में देखिए कितनी अच्छी सब्सिडी मिलती है, महाराष्ट्र में मिल रही है, सब जगह सब्सिडी मिल रही है। अभी बिहार, झारखंड भी सब्सिडी स्टार्ट करी है। हम लोग तो बस सब्सिडी की कहानियाँ सुन रहे हैं। और अगर बोलते हैं, एक तो सब्सिडी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। हमारे प्रोड्यूसर्स, उनको साधुवाद करता हूँ मैं कि 25 साल से इस इंडस्ट्री को सिर्फ़ मुश्किल से 2 या 3 निर्माता, निर्देशक जो है कामयाब हुए हैं। सेल्फ बाकी फंडिंग से चल रही है। सेल्फ फंडिंग से कर रहे हैं और 2-3 निर्माता ही सफल हुए हैं। बाकी सब ने अपना घर जला के इस इंडस्ट्री को पकाया है। इस इंडस्ट्री को, निर्माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपना घर जला-जला के इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। पर आज तक कोई सुध नहीं लिया, इस बात का बड़ा अफ़सोस है। स्टूडियो बना दें बोले, स्टूडियो क्या है? स्टूडियो हमारी ज़रूरत तो है, क्योंकि हमको कोर्ट नहीं मिलता, जेल नहीं मिलता, हॉस्पिटल नहीं मिलता, यहाँ शूटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो सारी चीज़ें स्टूडियो में मिल जाएँगी, पर वो सफ़ेद हाथी है, आपको समय से चेंज करते रहना पड़ेगा। आपको प्रॉपर स्टाफ रखना पड़ेगा वहाँ पे, जो चीज़ों को बदलते रहें, मेंटेनेंस क्योंकि का बहुत खर्च है। मेंटेनेंस करते रहना पड़े, क्योंकि आप एक ही तरह का, एक ही मंदिर, एक ही हॉस्पिटल, एक ही तरह का कोर्ट कितनी फ़िल्मों में दिखाएँगे? यहाँ तो साल में 40 फ़िल्में बन रही हैं, 40 फ़िल्मों में अगर कोर्ट सीन है तो एक ही कोर्ट कैसे दिखाएँगे? आपको थोड़ा-थोड़ा बदलाव करते रहना पड़ेगा ना समय के साथ में, या आपको ऐसी स्थिति रखनी पड़ेगी कि बदल जाए, तो सफ़ेद हाथी है। सही मायने में हमको ज़रूरत है यहाँ पे तहसील स्तर, जिला स्तर में जो है सिनेमा हॉल खड़े होने चाहिए। भले मिनी थिएटर आप 250 पब्लिक वाला बनाओ, 50, 100 पब्लिक वाला, 150 पब्लिक वाला छोटा मिनी थिएटर बनाओ, पर हमको सिनेमा हॉल की बहुत ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं बना सकती तो कम से कम जो बनाने के इच्छुक हैं, उनको जो है कंसेशन में ज़मीन दिलवाए, उनको कंस्ट्रक्शन में सब्सिडी दे, कुछ दे, ताकि वो जल्दी-जल्दी खड़ा करें। सिनेमा हॉल की ज़रूरत, देखिए यहाँ पे लोकल ऑडियंस को अगर सिनेमा देखना है, छत्तीसगढ़ी फ़िल्म देखना है, तो जो शहरी आदमी उसको तो कोई दिक्कत नहीं, जो गाँव में रहता है, 50 किलोमीटर दूर से बस पकड़ के सवेरे निकलता है वो उसको रायपुर आना है, प्रभात टॉकीज या श्याम टॉकीज जाना है, सवेरे जो है 9 बजे, 8 बजे वो घर से निकलता है। यहाँ पहुँचेगा, यहाँ के लाइन में खड़ा होके टिकट खरीदेगा, उसके बाद पिक्चर देखने घुसेगा, फिर इंटरवल में निकलेगा, समोसा खाएगा, फिर घुसेगा। पिक्चर खत्म होगी, फिर निकलेगा, चाय पिएगा, फिर घुस जाता है। क्योंकि वो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर से आया है। उसको लगता है अब आया तो पूरा वसूली करके जाऊँ, अच्छे से देख के जाऊँ, एन्जॉय करके जाऊँ। उसके बाद वो रात हो जाती है, फिर रात को अपने घर जाता है, फिर 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रात के 9 बजे घर पहुँचता है। मतलब सिनेमा उसके लिए देखना मतलब एक टॉर्चर वाला काम हो गया। उसका उसकी मतलब उसकी क्यूरियोसिटी है कि वो छत्तीसगढ़ी फ़िल्में देखने के लिए इतना संघर्ष करके यहाँ का दर्शक आ रहा, देख रहा, सफल भी कर रहा है। हमारी फ़िल्में आज की तारीख में हमारी फ़िल्मों का व्यवसाय बहुत ऊपर है। दूसरे रीजनल सिनेमा के हिसाब से देखें तो हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत टॉप लेवल में है। लगातार हमारी 3-4 फ़िल्में अभी अच्छी जो है सुपर हिट हुई हैं। तो इंडस्ट्री अभी पूरे शबाब में है, पर सरकार को शबाब कब चढ़ेगा? कब वो सिनेमा के लिए सोचेगी? इस बात को सोच-सोच के हम लोग, पूरी इंडस्ट्री के जितने भी थिंकर्स हैं, वो बड़े परेशान हैं और सरकार से बोलते हैं। अब तो हमारे बीच के लोग चले गए, तो सरकार के बीच में आ गए हैं, हमारे इंडस्ट्री के लोग भी आ गए, तो अब बहुत उम्मीद जगी है कि अब कुछ अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सब्सिडी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, उम्मीद कर सकता हूँ। पर सिनेमा हॉल के लिए सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, और अगर स्टूडियो भी बनाना चाहते हैं, तो जल्दी बनाना चाहिए। अभी कलाग्राम की घोषणा हुई कि कलाग्राम सरकार बनाना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, घोषणाएँ तो होती हैं, उसको अमली जामा जल्दी से जल्दी पहना दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। आप मध्य प्रदेश में भी रहे, जी। छत्तीसगढ़ भी, भोजपुरी भी, और अन्य राज्यों में जैसे फ़िल्म बनाने का माहौल है, हुँ, छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, एमपी में जैसे फ़िल्में मेरे ख़्याल से लगभग शून्य के बराबर शून्य हैं, के बराबर। और भी राज्य हैं जहाँ फ़िल्में नहीं बनती। हुँ। बाकी जिन राज्यों में फ़िल्में बन रही हैं, वहाँ क्या सरकार बहुत सहायता करती है? बहुत सहायता करती है, वहाँ तो सिनेमा हॉल में भी आपको महीने में कुछ शोज़ फिक्स हैं, कि मतलब इतने शो आपको रीजनल सिनेमा को चलाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। ये सरकार ने वहाँ ये नियम बना। सरकार ने नियम बनाया हुआ, महाराष्ट्र में भी है। अच्छा, हाँ, हमारे जितने वरिष्ठ हैं यहाँ के छॉलीवुड छत्तीसगढ़ी तो फ़िल्म यहाँ इंडस्ट्री के के। मल्टीप्लेक्स में भी ये नियम होना चाहिए। हाँ, ये नियम पहले तो मल्टीप्लेक्स वाले हमारी फ़िल्में ही नहीं लगाते थे। जी।
वो तो सारे लोगों ने मिल के चक्का जाम किया, सड़क जाम किया, जो है जेल भरो आंदोलन किया, सभी कलाकारों ने, निर्देशकों ने, निर्माताओं ने, सब ने मिलके बहुत मेहनत की, तब जाके पीवीआर वाले हमारी फ़िल्में लगाने लगे। अब स्थिति ये है कि पीवीआर वाले देखें कि हिंदी सिनेमा उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना रीजनल सिनेमा चल रहा है, जी, जिससे उनका पॉपकॉर्न की बहुत इश्यू था, उनको बोलते थे रीजनल लोकल आदमी हमारे पॉपकॉर्न नहीं खा सकता, पीवीआर बोलते थे मल्टीप्लेक्स वाले। आज वो अपने पॉपकॉर्न बेच के बड़े खुश हैं क्योंकि उनके पॉपकॉर्न ज़्यादा हिंदी सिनेमा से ज़्यादा पॉपकॉर्न बिक रहा है अभी जी, उनका, जी, जी। रीजनल सिनेमा में, क्योंकि रश भी ज़्यादा है, फ़िल्में चल रही हैं। अब वो माँगते हैं कि हमारे इसमें मल्टीप्लेक्स वाले बोलते हैं, हमारे इसमें फ़िल्में लगाओ आपकी, अब माँगते हैं। ये फ़िल्मों है। की डिमांड बढ़ी हाँ, है। हाँ, जबकि दूसरे कई स्टेट हैं, वहाँ पे तो पीवीआर तो छोड़ो, सिंगल स्क्रीन भी खत्म हो गई। यही मेरा सवाल था एक और आपसे रजनीश जी कि जैसा आपने कहा कि हर छोटे-छोटे इलाकों में थिएटर, टॉकीज़ होना चाहिए। हुँ। आज सोशल मीडिया और ओटीटी के दौर में क्या टॉकीज़ों का भविष्य अच्छा है? बिल्कुल, क्यों नहीं है? देखो आदमी कितना भी ओटीटी आ जाए या हाथों में मोबाइल आ जाए, जब दूरदर्शन आया था, तो लोग बोले अब सिनेमा खत्म हो जाएगा। जी। फिर वो टीवी के जब चैनल्स का दौर चालू हुआ, हज़ारों चैनल हैं, पर सब शुरू में बोलते थे अब इतने चैनल आ गए, अब तो सिनेमा खत्म हो जाएगा। सिनेमा अपनी जगह में है, चल रहा है, क्योंकि सिनेमा का एक अलग आनंद है, उसकी बड़ी स्क्रीन है। बड़ी स्क्रीन में देख के साउंड लेवल भी उसी तरह का है, एक अलग एटमॉस्फेयर है, लोग वही देखने के लिए बैठते हैं, बीच में मोबाइल देख रहे हैं, तो बीच में दूध वाला आ गया, अरे पिक्चर को स्टॉप करो, जी। जाके दूध ले लो, घर में बैठेंगे यही सब होगा। टीवी देख रहे हैं, टीवी में कोई फ़िल्म देख रहा है, फिर घर में बोले अरे वो कोई मिलने के लिए आया है, तो पिक्चर रोक दी, वो मिलने वाला है, उसको 1 घंटा अटेंड किया, आधा घंटा, तब तक पूरा पिक्चर का टेम्पो टूट गया। टूट गया। तो कोई कुछ भी आ जाए, सिनेमा हॉल चलता रहेगा, सिनेमा चलता रहेगा, सिनेमा बनता रहेगा, ये तय। आप फ़िल्मों के प्रति और अभिनय के प्रति आपका जुनून है और आपने एक नौकरी की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ इधर भी पूरा समय दिया। तो आप एक प्लांट की जो नौकरी है काफ़ी ज़िम्मेदारी वाली है, कैसा समय निकाल पाते हैं, मैनेज कैसा करते हैं? बहुत टफ होता है, पर मैं बहुत थैंकफुल हूँ भिलाई स्टील प्लांट का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जिसके उनके अफ़सर्स का, मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे इतना सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे आर्टिस्ट कोटे में उस उन्होंने लिया था, जॉब दी थी, तो उनकी एक थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं भी समझते थे इस बात को, तो दिक्कत भी होती थी छुट्टियाँ-वुट्टियाँ लेने में। क्योंकि मैं नाटकों के बेस में जॉइन किया, तो नाटकों के लिए तो छुट्टियाँ मिल जाती थी। सिनेमा चूँकि व्यावसायिक मीडिया, तो वो छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, प्लांट का तो मैनेजमेंट भी थिएटर करवाता है क्या? हाँ, एक नेहरू कल्चर हाउस, कला मंदिर जैसे बड़े-बड़े जो है हॉल हैं उनके जी, पास में। जी, जी। और पहले तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, अभी बहुत कम हो गई हैं एक्टिविटी, क्योंकि वेलफेयर का काम काफ़ी कम हो गया, मार्केट में कॉम्पिटिशन स्टील का बहुत बढ़ गया है। चाइना ने मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लोहा इतना सस्ता कर दिया कि उनसे कॉम्पीट करने के लिए जो है स्टील अथॉरिटी को भी बहुत सारे डिसीजन लेने पड़े, जिसकी वजह से कई चीज़ों की कटौतियाँ हुई, हमारी वर्कर्स की फैसिलिटीज़ भी कटी, और जो है वेलफेयर के काम भी बहुत कटे, ड्रामा एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, वो सारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ये थोड़ा-सा दुःख। मम्मी-पापा से प्रेरणा आपको मिली, जी। तो आप अभिनय में जुड़ गए और संघर्ष करते-करते आपने एक ख़ास पहचान बनाई और आपका जुनून है कि आपने अपने बेटे को भी हाँ। उस दिशा में प्रेरित किया है और लक्षित एक अच्छा अभिनेता आज छत्तीसगढ़ में है। तो उसके बारे में बताना चाहेंगे क्या कैसा प्लान हुआ उसके लिए? हाँ, लक्षित तो मैं तो चाहता था कि वो जो चाहता है वो बने, तो उसने बहुत सारा ट्राई किया, जब छोटा था तो स्पोर्ट्स में गया, म्यूज़िक में गया, म्यूज़िक उसने 2 साल किया, दोनों साल पास भी हो गया वो खैरागढ़ से। और स्पोर्ट्स किया उसने, पहले एथलेटिक किया, फिर उसके बाद बास्केटबॉल किया, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट 7-8 साल क्रिकेट खेला, फिर एक दिन अचानक सवेरे प्रैक्टिस में नहीं गया। अब मैं भी चाहता था कि वो क्रिकेटर बन जाए, क्योंकि मुझे भी बड़ा ड्रीम था एक समय क्रिकेटर बनने का। तो मुझे लगता था कि चलो मैं नहीं बन पाया, बेटा अच्छा हुँ, हुँ, क्रिकेटर बन हुँ, जाए। हुँ। मेहनत कर रहा था, वो भी मेहनत कर रहा था, फिर एक दिन अचानक सवेरे उठा, बोला एक पर्ची दिखाया, पापा मैं अब यहाँ जाऊँगा, ये काम करूँगा। तो मैंने देखा, तो गूगल से उसने निकाला हुआ था नागार्जुन साहब का जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फ़िल्म एंड मीडिया है हैदराबाद में, तो वहाँ पे उस वक़्त 4 साल का कोर्स था वो। तो बोले यहाँ जाऊँगा मैं, इंडिया का एकमात्र ग्रेजुएशन वाला जगह है वो, सिनेमा को लेकर। पुणे का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, अच्छा। हैदराबाद वाला ग्रेजुएशन वाला है। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से इसने 12th किया, 12th करने के बाद फिर मेरे को बोला पापा अब यहाँ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ जब पता किया, तो उसकी फ़ीस काफ़ी हैवी थी वहाँ की।
तो उसकी ट्रेनिंग तो बहुत खर्चीली थी। हम कहीं न कहीं सर्विस क्लास थे, तो मैनेज करना बहुत टफ था, पर उसको मैनेज किए और वहाँ से वो फिर 4 साल को 3 साल कर दिया गया था कोर्स गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, तो 3 साल उसने बढ़िया मेहनत की और यहाँ से कुछ-कुछ काम छोटे-छोटे काम करता था। झन भूलो माफला जब उस वक़्त बनी थी, तब उसमें बाल कलाकार का रोल जो था वो लक्षित नहीं किया। वाह! मेरे बेटे का जो सीन उसमें था, वो रोल लक्षित नहीं किया। तो वो शुरू से ही बड़ा अलर्ट भी था। सबको मार्किंग देते थे, उसको मार्क नहीं देने से बोलते थे, "मेरे को मार्क क्यों नहीं दिया?" बोलता था वो। तो उसको भी सतीश भैया बोलते थे, "अरे! मार्क दो उसको, बच्चे को मार्क क्यों नहीं दिए? जी, उसको कहाँ के खड़े होना है, उसको ही बताओ।" ऐसा करके। वो लक्षित आज बड़ा हो गया है और अभी 7-8 फ़िल्में कर ली हैं। छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ी और एक राजस्थानी भी की। छत्तीसगढ़ छैया भुइयां का राजस्थानी वर्ज़न बना था। अच्छा, तो उसमें जो अनुज भाई ने रोल किया था कार्तिक का, तो वो रोल उसने वहाँ पे राजस्थानी लक्षित में ने किया, वो किया है। पहली फ़िल्म किया उसने। उसके बाद फिर यहाँ के और भी दूसरी फ़िल्में करना, संजू की दुल्हनिया उसकी छत्तीसगढ़ी की पहली फ़िल्म थी। फिर और भी फ़िल्में की है। अभी छैया भुइयां 3 जो है, उसमें वहाँ से उसका स्टारडम जिसको बोलते हैं, वो सतीश भैया का आशीर्वाद मिल गया उसे और अब मुझे लगता है कि उसकी निकल पड़ी। रजनीश जी, मुझे एक और यहाँ के युवाओं के लिए आपसे जानना था। बहुत से युवा उत्साहित हैं, छत्तीसगढ़ हुँ। में फ़िल्म इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप कर रही हाँ, है। तो अभिनय के लिए या फ़िल्म मेकिंग के लिए जैसे प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस हैं, जैसे नागार्जुन का है जो काफ़ी बजट का है, यहाँ एडमिशन करने में काफ़ी बजट है, खर्चीला है। बहुत खर्चीला। और कौन-कौन से सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों को कम पैसे में ट्रेनिंग मिल सकती है, बताना चाहेंगे? मैं तो पहले तो यही बोलूँगा कि अगर कोई सिनेमा में आना चाहता है तो पहले तो उठ के सीधा मत आ जाए। जी, प्रॉपर तैयारी के साथ में आ जाए। आपको कॉम्पिटिट करना पड़ेगा, जो स्थापित एक्टर्स हैं, उनके साथ में आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, तब आप उस लेवल को पकड़ पाएँगे। ट्रेनिंग के लिए बोल रहा था, कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना? उसी बात पे आ रहा हूँ अच्छा, मैं जी, जी। कि प्रॉपर तैयारी के साथ आना चाहिए और अगर किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, वो बड़े स्कूल में, कॉलेज में नहीं भेज सकता है, तो उसको कम से कम थिएटर जॉइन करना चाहिए। थिएटर जॉइन अपने करना शहर चाहिए। के कोई भी रंग संस्था है, उसको जॉइन करना चाहिए। रंग संस्था नहीं है तो लोक नाट्य संस्था है या रामायण मंडली ही है। नॉर्मली छोटे-छोटे गाँव में रामायण मंडली है और कुछ नहीं है। तो रामायण मंडली में ही आप राम बन जाओ, रावण बन जाओ, लक्ष्मण बन जाओ, कुछ भी बनो आप। पर कहीं न कहीं आपको एक एक्टिंग का कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक प्रैक्टिस भी होगी। उसके बाद आपको लगता है कि आप थोड़े-से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, तो आप ऐसे शहर में आ जाओ। ऐसे शहर में आ जाओ जहाँ पे नाट्य संस्थाएँ जो रेगुलर काम करती हैं, जी। है ना? तो वहाँ के ड्रामा ग्रुप जॉइन करो, उनके साथ में थिएटर करो। तो थिएटर करने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग ही होता है। क्योंकि देखिए सिनेमा जो होता है वो एक नुक्कड़ नाटक की तरह ही होता है। आपको कहीं भी खड़ा करते हैं, चौक-चौराहे, मंदिर, आउटडोर लोकेशन। हाँ, आउटडोर लोकेशन है, कहीं भी चौक-चौराहे, मंदिर में कहीं भी खड़ा करेंगे और आपको स्क्रिप्ट दी, वहाँ पे आपको डायलॉग बोलना है, इतनी पब्लिक खड़ी रहती है, इतनी पब्लिक के और सामने कैमरे में बोलना है। फ़ोकस रहना है। कैमरे में फ़ोकस भी रखना है, लाइट भी लेना है, कैमरा एंगल भी लेना है और जो डायरेक्टर ने निर्देश दिया है कि जी। इतने कदम यहाँ से इधर आना, यहाँ से उधर जाना, यहाँ पे अपना फेस ऐसा रखना, इस तरह का जो बताया हुआ है, तो वो भी चीज़ें मेंटेन रखना है। तो एक नुक्कड़ नाटक जैसा ही है सिनेमा का शूटिंग जब आउटडोर होता है। तो और थिएटर में भी एक एलिमेंट है, ये बहुत सारे जो विधा होती है थिएटर की उसमें एक नुक्कड़ नाटक भी है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो बहुत आसान है, नुक्कड़ नाटक कर लो, कुर्ता और पैंट पहन के कमर में चुन्नी बाँध के आप करो पर आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। ये तो एक्टिंग की बात हुई। हुँ। फ़िल्म मेकिंग में जैसे टेक्निकल पार्ट है, हाँ, हाँ। डायरे उसका हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन का हाँ। काम, उसके लिए कहाँ हाँ, बच्चों को? ये यही रास्ता है देखिए, अच्छा, क्योंकि देखिए आप थिएटर जो है भी वो भी अपने आप में पूरा प्रोडक्शन हाउस होता है, उसमें भी सेट लगता है, उसमें भी मेकअप होता है, उसमें भी कॉस्ट्यूम होती है ना? उसमें भी लाइट सेटिंग होती है, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। सिनेमा में कैमरा एक एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। जी। एक्टिंग में भी बस थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता है, थिएटर में थोड़ा-सा लाउड करना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस जो है आपसे 20-30 फीट दूर से बैठना चालू करती है और सिनेमा में तो कैमरा आपकी आँखों की एक बारीक से बारीक लकीर को भी पकड़ लेगा। तो सिनेमा में लाउड करने की एक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो नेचुरल वे में बोलो तो वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। आप चीज़ों को फ़ील करके बोल दो तो वो एक्ट हो जाता है। थिएटर में तो आपको एक्ट करना है ना, कई नाटक जो स्टेडियम में होते हैं तो उसमें एक्ट करने में भी चाहिए तो ये एक्ट की बात तो ख़ैर उसको छोड़ते हैं। तो सिनेमा में भी थिएटर में भी अलग-अलग डिपार्टमेंट है। तो उन डिपार्टमेंट्स में आप काम करेंगे, उसके बाद जब इतना काम कर लेंगे तो ये बहुत ही नेचुरल है कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो नया शुरू होता है या पुराना भी है, वो अपने वर्कर्स के लिए, अपने एक्टर्स के लिए, अपने टेक्नीशियंस के लिए कहीं न कहीं थिएटर्स का राउंड मारता ही है। जी। वो देखता ही है। आजकल थोड़ा-सा ट्रैक चेंज हुआ है, अब थिएटर का राउंड नहीं मारते हैं। आजकल थिएटर के राउंड के साथ-साथ सोशल मीडिया राउंड भी करते हैं। किसके कितने फॉलोवर हैं, कौन कैसी रील बना के डाल रहा है, किसका लुक कैसा आ रहा है, अभी ये भी उसमें ऐड हो उसमें गया से है। भी कलाकार चुन हाँ, लेते उसमें हैं। से भी कलाकार आजकल तो
आप कलाकार 19 हो चलेगा, आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको 25 माना जाएगा, ऐसा ये भी हो सोशल जाता है। मीडिया का है। ये एग्ज़ाम्पल है भी हमारे सामने कि आप भले ही यानी आर्टिस्ट 19 हैं, पर चूँकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आपको सिनेमा में अवसर मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, अच्छा एक्ट करने वाले लोग हैं, जो प्रोफ़ेशनली वो ही काम करते हैं। वो बहुत बँटे हुए नहीं है कि मैं मीडिया का सिनेमा भी कर लेता हूँ, मैं यूट्यूबर भी बन जाता हूँ, मैं जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन जाता हूँ। तो बहुत सारे अलग-अलग काम करके बँटे हुए लोग नहीं हैं। बहुत फ़ोकस्ड लोग भी हैं जो सिर्फ़ सिनेमा ही करना चाहते हैं। हालाँकि बहुत कॉमन हो गई, सब एक जुड़ा हुआ है एक-दूसरे से कहीं न कहीं, तो लोग आजकल सिनेमा के लोग भी जो भले ही एक्टर हों, टेक्नीशियंस हों, वो अपने एक यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, कहीं न कहीं उनको इनकम का लगता है कि एक ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ, ब्लॉग बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि इनकम का एक ज़रिया होगा, तो वो उसको अपनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई उसमें बुराई भी नहीं है। पर आप बेसिकली जिस चीज़ में फ़ोकस्ड होते हैं, उसको आप फ़ोकस करके काम करेंगे, तो आपका आउटपुट अलग ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही अच्छा। ये है। अगर आप डिवाइडेड रहेंगे, 4 चीज़ें करना चाहेंगे, तो कहीं न कहीं आपका फ़ोकस जो है डाइवर्ट होगा और आपका काम कहीं न कहीं जो है 20 नहीं होगा, 14-15 में पहुँच जाएगा। रजनीश जी, आप हिंदी फ़िल्म भी एक कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, ओ तेरी किया मैंने अभी एक रामायण श्री कुछ ऐसा। रामायण कथा मैंने की है, बड़ी फ़िल्म है और बड़े बजट की फ़िल्म है और इसका शूट भी मुंबई में भी हुआ, भिलाई में भी हुआ है। तो मेरा पार्ट तो पूरा मुंबई में ही शूट हुआ। बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, अभिषेक सिंह डायरेक्टर हैं उसके जिन्होंने काफ़ी फ़िल्में बनाई हैं, छत्तीसगढ़ी भी बनाई हैं। अब वो चूँकि वो पहले भी मुंबई से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, मुंबई में सीरियल्स-वीरियल्स में काफ़ी उन्होंने डायरेक्शन का काम किया, उसके बाद छत्तीसगढ़ आके उन्होंने छत्तीसगढ़ी फ़िल्में बनाई, दबंग दरोगा जैसी फ़िल्में बनाई, मैं दिया तैमूर बाती, राधे श्याम जैसी कई फ़िल्में बनाई उन्होंने। और अभी जो है हिंदी फ़िल्म उन्होंने श्री रामायण कथा बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप उस फ़िल्म को अगर उसको देखेंगे उसके बहुत ही भव्य बनी है फ़िल्म। तो क्या छत्तीसगढ़ी में भी डबिंग करने का प्लान है क्या हाँ, इसमें? छत्तीसगढ़ी में भी डबिंग होगा, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और मैं थोड़ी देर पहले ही डबिंग करके आ रहा हूँ उस फ़िल्म वाह, की, इसलिए मेरा वाह! गला भी थोड़ा-सा छूके उसमें जो है परशुराम का कब करैक्टर तक आ जाएगी ये फ़िल्म, ऐसा कुछ ये समय? ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर आएगी ये मुझे लगता है। तैयारी तो चालू हो गई है उसका, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो अब फ़िल्मों में व्यस्तता के बाद थिएटर में समय देते हैं? नहीं, मैं 2004 के बाद मैं लाइट एंड साउंड में तो टाइम दे पाया, पर रंगमंच में समय नहीं दे पाया। पर मुझे लगता है कि मैं मेरी जननी वही है रंगमंच, तो मैं उसको एकदम डिनाय भी नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता और मेरी वापसी वहीं होने वाली क्योंकि उसका संतोष अलग है। तो मुझे लगता है रंगमंच में मेरी बहुत जल्दी वापसी हो तो जाएगी। आज के संदर्भ में यहाँ थिएटर का माहौल अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मतलब अगर वो गवर्नमेंट से संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड है और उसको उस तरह का वहाँ से काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, जी। तो वो कर पाएगा। ये एक थोड़ा-सा रास्ता खुला है, नहीं तो रंगमंच हमने घर जला के ही तमाशा देखा है और कुछ नहीं किया है। बहुत पैसा फूँका, अपने घर से ही पैसा लगा-लगा के थिएटर किया और बहुत आनंद उठाया उसका। एक बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि यहाँ के लोगों ने अपना घर जला के फ़िल्म इंडस्ट्री को ज़िंदा रखा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री भी अन्य प्रदेशों के फ़िल्म इंडस्ट्री से किसी मायने में कम नहीं है और इसकी फ़िल्में अभी लगातार चर्चित हो रही हैं। जैसे बुलंद दमेज को नेशनल अवार्ड मिला और सतीश जैन जी की फ़िल्में सुपर डुपर हिट रहीं। आप उसके कलाकार रहे। आगे और क्या योजनाएँ हैं रजनीश जी आपकी? मुझे लगता है कि मैं जब तक मेरी एक्टिंग की दुकान तो चलती रहेगी ऐसा लगता है। तो एक्टिंग तो मैं करता रहूँगा पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी रजिस्टर्ड करा लिया है और मेरा कार्ड भी बन गया है, कार्ड आ भी गया है। तो मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्शन हाउस पे मैं अपना क्योंकि मैं बहुत जल्दी सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। नेक्स्ट मंथ मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा तो आपका फुल फ्लैश यही काम करने वाला हूँ। आपका स्वास्थ्य इतना बेहतर है और आपके स्वास्थ्य को देख के मुझे बड़ी मतलब प्रेरणा मिल रही है, तो कैसे मेंटेन करते हैं आप इतना अच्छा अपना स्वास्थ्य? कई लोग बोलते हैं कि क्या खा रहे हो आजकल जी। जो रिवर्स गियर लगा हुआ है। मैंने कहा मैं बहुत कुछ नहीं खाता हूँ। ये इसलिए रिवर्स गियर लगा है, बहुत कुछ खा नहीं रहा हूँ मैं। तो वो है डाइट कंट्रोल मैंने ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की अतिशयोक्ति नहीं की, हर चीज़ को संयमित रखा। प्रॉपर नींद लेता हूँ, योगा करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, थोड़ा-सा माइंड को कूल रखने की कोशिश रखता हूँ, हमेशा हँसने-बोलने वाले दोस्त रखता हूँ, जो हँसे-बोले मेरे साथ में। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि उसमें दुःख बहुत ज़्यादा है और खुशियाँ बहुत कम हैं। खुशियाँ हमको चुनना पड़ता है, क्योंकि दुखों का बोझ सर में बैठाएँगे तो ऐसे नहीं रह पाएँगे जैसे हैं। तो मैंने दुखों से जीत पाई है, खुशियों को चुना है और
हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ऐसा क्या है जो आपको बहुत प्रेरित करता है, भीतर शक्ति देता है आपको? उन दुखों के क्षणों में, मुसीबतों के क्षणों में, बताना चाहेंगे? वो मेरे लिए मैं वो नेगेटिविटी लाइफ में जितनी भी आती है, तो मैं उसको सबसे पहले उसके पीछे का रास्ता खोजता हूँ कि उसको मैं पॉज़िटिव वे में कैसे समझूँ। जी। उसके हमेशा दूसरे पक्ष को देखता हूँ। अगर मुझे जैसे मान लो कुछ फैमिली इश्यू भी आया, तो जितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, तो मैं उससे उससे शक्ति लेता हूँ। उससे एक एक्सपीरियंस उसको अनुभव की तरह लेता हूँ और जब मैं कभी अभिनय करने जाता हूँ और उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो मुझे तो कुछ टीयर्स ऑटोमैटिकली बाहर आते हैं, वो फिर कुछ करना वाह! नहीं होता है वो। तो वो ज़िंदगी में उसको मैंने एक पॉज़िटिव वे में लिया और उस फ़ोर्स को, वो दुःख का फ़ोर्स हो चाहे खुशी का फ़ोर्स हो, उसको मैंने अपने काम में प्रेषित किया। गैस पाइपलाइन की तरह उस आग को जला दिया, चूल्हे को जला दिया और अपना खाना पका लिया। वाह! बहुत बढ़िया। ये है। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा और देखिए फ़िल्मों के प्रति आपका पैशन जो है, यहाँ के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। आपने अपने बेटे को भी उसमें लगाया है। जी, आप जैसे लोगों के बदौलत ही छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री एक नई ऊँचाई पर पहुँचेगा, हम ऐसी आशा करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।